हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्ले स्टोर पे जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एससी वर्मा के भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्ले लिस्ट है, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। एससी वर्मा वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है जो नीट और स्पेशली आईआईटी की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 जो क्वेश्चन का है आप देख सकते हैं, अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट in the laboratory frame of reference so that if it disintegrates into two smaller nuclei the products must move in opposite directions। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, विदाउट यूजिंग पेन, कोई पेन की आवश्यकता नहीं है। सिचुएशन क्या है कि एक न्यूक्लियस है वो रेस्ट पोजीशन में, ओके, रेस्ट पोजीशन में है और अगर ये डिसइंटीग्रेट करता है दो पार्ट में, तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों पार्ट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट, दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट समझिएगा, जब वो रेस्ट में है मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है। पहला तो यहाँ पर ये समझिए कि जब वो डिसइंटीग्रेट करेगा तो अपने ये केमिकल रिएक्शन, जो इंटरनल रिएक्शंस होंगे, जो भी इंटरनल फोर्स लग रहे होंगे, ऑब्वियसली उन फोर्सेज के चलते ये स्पॉन्टेनियसली स्वतः अपने आप से खुद से डिसइंटीग्रेट करता है। ओके, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब है कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब ये मोमेंटम कंजर्व रहेगा तो शुरू में जब ये रेस्ट पोजीशन में है इसका कोई वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम क्या होता है, एम वी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 17। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो भाई इनिशियली वेलोसिटी जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम जीरो। इसका मतलब ये है कि फाइनली सिस्टम का बाद में भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए। अब आप समझिए कि जब ये दो पार्ट में टूटा है तो अगर दोनों का डायरेक्शन अलग होगा तो दोनों वेक्टर को, दो पार्ट में जब टूटा तो दोनों पार्ट का जो मोमेंटम होगा निश्चित रूप से उन दोनों मोमेंटम को फिर से ऐड करके जीरो होना चाहिए। मोमेंटम को चूंकि इनिशियल में जीरो था, दो वेक्टर को हम ऐड करके मुझे जीरो मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए। जस्ट अपोजिट होगा तभी तो हमको दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद जीरो वेक्टर मिलेगा। अदरवाइज बाकी किसी भी दूसरे कंडीशन में दोनों को हम ऐड करेंगे तो जीरो वेक्टर नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो यहां से आप थ्योरेटिकली सिंपल फ्रॉम द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर आप समझ सकते हैं कि भाई दोनों जो उसका पार्ट्स जो होगा ब्रेक होने के बाद वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे सो डैट कि दोनों को फिर ऐड करेंगे तो फाइनल मोमेंटम भी मेरा जीरो हो जाएगा। चलिए दूसरा मेथड, इसको मैथमेटिकली, ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया, आप समझ सकते हैं बेसिक, मान लिया यूजिंग वेक्टर कंसेप्ट आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड, चलिए इस चीज को आप मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं। मैथमेटिकली सिचुएशन है कि आपके पास ये मान लिया न्यूक्लियस है, ओके, न्यूक्लियस ये डिसइंटीग्रेट होता है, मान लिया दो पार्ट में डिसइंटीग्रेट होता है। एक पार्ट ये है मान लेते हैं, ठीक है, so that if it disintegrates into two smaller nuclei the products must move in opposite direction। मान लेते हैं ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो ब्रेक होता है, इस पार्ट का मास मान लेते हैं, लेट दिस इज m1। ये जो ब्रेक होता है इसका मास m1 है और ये v1 वेलोसिटी से मूव करना इधर शुरू करता है, क्लियर। और ये दूसरा जो पार्ट है इसका मास मान लेते हैं ये m2 होता है और ये जो है कितना वेलोसिटी से मूव करना शुरू करता है, आर्बिट्ररली v2 वेलोसिटी से, किसी भी डायरेक्शन में। चलिए मान लेते हैं। अब चलिए हियर क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, स्पॉन्टेनियसली ये डिसइंटीग्रेट हुआ है, ये ऑब्वियसली ड्यू टू सम इंटरनल केमिकल रिएक्शन फोर्सेज या जो भी है। तो एक्सटर्नल फोर्सेज यहाँ पर जीरो है। कहने का मतलब है कि भाई सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, जो पहले था ब्रेक होने के पहले बाद में वही रहेगा। मतलब कि फाइनल लीनियर मोमेंटम पीएफ और इनिशियल मोमेंटम दोनों सेम रहेगा। भाई अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है। क्यों इनिशियल मोमेंटम जीरो है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम जीरो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है, इसीलिए इनिशियल मोमेंटम भी आपका जीरो होगा। इनिशियल मोमेंटम भी आपका जीरो होगा। इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। फाइनल मोमेंटम भाई ये दो पार्ट में ब्रेक किया, पहला वाला जो पार्ट है इसका मास m1 है v1 वेलोसिटी से, तो इसका मोमेंटम हो गया m1 v1, क्लियर है, बहुत ही आसान है। दूसरा वाला जो पार्ट हुआ इसका मोमेंटम को ऐड कर देते हैं, इसका मास m2 और v2 वेलोसिटी से ये मूव किया,
क्लियर है। ऑब्वियसली ये दोनों ऐड करके इनिशियल मोमेंटम 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, m1 v1 इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस m2 v2, और यहाँ से आप देख सकते हैं v1 वेलोसिटी वेक्टर जो हो गया दिस इज माइनस m2 बाई m1 और v2। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये मास है जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव है, माइनस साइन लिया, मतलब कि ये टोटल का टोटल नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि v1 वेलोसिटी वेक्टर दिस इज द नेगेटिव ऑफ v2, मतलब कि v1 का डायरेक्शन अगर ये होगा तो v2 का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। अगर v1 इस तरह से होगा तो v2 इस तरह से होगा, v1 अगर इस तरह से होगा तो v2 का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा, ये होगा। मतलब ये पक्का बात है कि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, बिकॉज दिस टू आर नेगेटिव वेक्टर्स, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है। v1 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आ गया v2, क्लियर है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है सीन कि दोनों पार्ट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों का वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा जस्ट अपोजिट होगा, क्लियर है। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है 2 बिलियर्ड बॉल्स each of mass 0.05 kilogram moving in opposite directions with a speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed। कोलिजन का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो व्हाट इज द इंपल्स imparted to each ball due to the other। ओके, सिचुएशन क्या है स्टूडेंट कि 2 बिलियर्ड बॉल्स, देयर आर 2 बिलियर्ड बॉल्स, मान लेते हैं ये बॉल 1 इसको मान लेते हैं, एंड लेट दिस इज बॉल 2। ओके, दोनों का मास सेम है, ईच ऑफ मास, दोनों का मास क्या है स्टूडेंट, सेम है। मास को चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज वैल्यू ऑफ m इज 0.05 किलोग्राम। ओके, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस, मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, क्लियर है। मान लेते हैं ये u1 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है और ये u2 वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दोनों का स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड सेम है, कहने का ये मतलब हो गया जितना u1 का मैग्नीट्यूड है उतना ही u2 का मैग्नीट्यूड है, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑब्वियसली वेलोसिटी अलग हो जाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन मान लिया, अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इधर इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, क्लियर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, बात नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। या फिर बहुत ही क्लियर अगर करना है तो भाई अगर इसको आप ईस्ट की तरफ करते हैं तो आप इसको वेस्ट की तरफ कहेंगे, तो वेलोसिटी फैक्टर अलग हो गया, क्लियर है। कोलाइड, ऑब्वियसली क्या होगा, ये दोनों कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद सीन क्या है, कोलिजन, मान ले जस्ट ये यहाँ पे कोलाइड करते हैं, दिस इज बॉल 1 एंड दिस इज बॉल 2, जस्ट कोलिजन के बाद का सीन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, जस्ट कोलिजन के बाद का सीन है, ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से रिबाउंड करते हैं, रिबाउंड करते हैं मतलब कि भाई ऑब्वियसली ये इस डायरेक्शन में मूव करता है और ये इस डायरेक्शन में फिर मूव करना शुरू कर जाता है, क्लियर है। और सेम स्पीड से मान लेते हैं इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 है और इसका वेलोसिटी इधर v2 है, ऑब्वियसली डायरेक्शन अलग है तो वेलोसिटी अलग होगा, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे हम v1 और v2 लिख रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड सेम है, कहने का मतलब जितना v1 का मैग्नीट्यूड है उतना ही v2 का मैग्नीट्यूड है, और ये भी मैग्नीट्यूड है 6 मीटर पर सेकेंड ही, उतने ही स्पीड से फिर रिबाउंड भी कर जाता है आफ्टर कोलिजन। तो व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर। तो इस कोलिजन के कारण हर बॉल को, बॉल 1 को कितना इंपल्स मिला, बॉल 2 को कितना, ये हमें कैलकुलेट करना है, क्लियर। चलिए एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल आप समझ सकते हैं। पहला चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं बॉल 1 के लिए, ठीक है। फॉर, या इस तरह से आप लिख सकते हैं, इंपल्स इम्पार्टेड टू बॉल 1, बॉल 1 को कितना इंपल्स इम्पार्ट हुआ। तो ऑब्वियसली आप स्टूडेंट यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्या बेसिक कंसेप्ट है भाई, तो जो इंपल्स होता है, इंपल्स जो होता है, दिस इज इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। मतलब सिंपल, क्या इंपल्स का वैल्यू है उसे कैलकुलेट करने के लिए मोमेंटम में कितना चेंज हुआ वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो बॉल 1 का मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ये स्टूडेंट हम लोग को निकालना है। तो ये डेल्टा, या इसको और लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, चेंज इन
चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल वन। क्लियर है? इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा P1, 1 लिख रहे हैं फॉर बॉल वन के लिए। ठीक है, तो अब बॉल वन का क्या आपको लिखना है, फाइनल मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है बॉल वन का माइनस इनिशियल मोमेंटम बॉल वन का। क्लियर है? बॉल वन का फाइनल मोमेंटम ध्यान दीजिएगा, बॉल वन का फाइनल मोमेंटम क्या है भाई यहाँ पे, तो इसका मास तो वही है ना, मास तो दोनों का m मास ही है। बॉल वन के लिए बात करें स्टूडेंट, तो बॉल वन का मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कितना है, मास m है, वेलोसिटी है v1, तो फाइनल मोमेंटम इसका हो गया mv1। क्लियर है? चलिए बहुत आसान। इनिशियल मोमेंटम, बॉल वन का इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास m है, वेलोसिटी है u1, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mu1। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चलिए हम लोग मास अगर कॉमन ले लें या ऐसा करते हैं, एक एक अलग अलग ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। v1 वेलोसिटी जो है, ये v1 ध्यान दीजिएगा, v1 वेलोसिटी वेक्टर, इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इस v1 को आप लिख सकते हैं, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा v1, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है आप उसको यहाँ पर लिखेंगे -i। 1 मिनट। नॉर्मली स्टूडेंट क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर और बहुत सारे बुक्स में भी क्या होता है, चूंकि ये वन डायमेंशनल मोशन का केस है, तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि वेक्टर यूज नहीं करते हैं। आप ऑब्वियसली प्लस माइनस सिंपल यूज कर सकते हैं, आप इस डायरेक्शन को प्लस लें, इस डायरेक्शन को माइनस है, तो डायरेक्ट प्लस और माइनस साइन यूज करते हैं। दे अवॉइड, ये जो वेक्टर नोटेशन है इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज यूज वेक्टर। 2 रीजन है। पहला रीजन कि अगर मान लिया वन डायमेंशनल मोशन का केस ना हो, 2 डायमेंशनल मोशन का केस होगा, जैसे कि मान लिया कोई बम का एक्सप्लोजन होता है या न्यूक्लियस का एक्सप्लोजन, न्यूक्लियस जो है स्पॉन्टेनियसली वो डिसइंटीग्रेट हो, जैसा कि पहले वाले एग्जांपल में था, तो 2 डायमेंशनल अगर केस होगा, वहां पर पहले तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपको वेक्टर यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? चूंकि 2 डायमेंशनल का केस हो गया, तो अगर आप पहले से इस पैटर्न में चल रहे हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी इन जनरल। दूसरा, इस तरह से चलने से फायदा क्या है, सिचुएशन और ज्यादा क्लियर होता है, जो मोमेंटम का जो चेंज हुआ उसका डायरेक्शन क्या है, आप अगर वेक्टर के साथ चलेंगे तो बहुत ही क्लियर वो आपको दिखते चला जाएगा, गलती होने के चांसेस बहुत बहुत कम होंगे। सो ऑलवेज यूज वेक्टर, इस तरह से हमेशा चले बेहतर होगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये v1 जो है, इस v1 को आप लिख सकते हैं, इस v1 का मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर माने हैं, तो इधर आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, i वेक्टर हो जाएगा, i वेक्टर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, -i वेक्टर। तो इसको वेक्टर के टर्म में लिख दिए। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस साइन आपका पहले से है, माइनस साइन m u1। अब u1 वेलोसिटी जो वेक्टर है, u1 जो है उसको लिखेंगे भाई, इसका u1 इसका मैग्नीट्यूड, और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है i। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, m का वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा ऐसा करते हैं, दिस इज -mv1, और ये भी आपका हो गया -mv1i -mu1i। ठीक है, यहां से आप देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये हो गया mv1 प्लस mu1 और -i। क्लियर है? यहां से आप सबका इसका वैल्यू पुट कर दें। m का वैल्यू कितना हो गया, 0.05, जैसे 0.05 इंटू v1 u1 सबका वैल्यू 6 ही है, 6 प्लस 0.05 इंटू 6 माइनस i, दिस इज 0.3 प्लस 0.3 माइनस i, दिस इज 0.6 माइनस i। ठीक है, तो मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, या इसको कितना इंपल्स इंपार्ट हुआ, इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, मतलब कितना इंपल्स इसको इंपार्ट हुआ, तो 0.6, यही इसका मैग्नीट्यूड होगा, दिस विल बी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और सीन बहुत ही क्लियर है, जो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, -i, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो वही बात हम आपको बताना चाह रहे थे, अगर आप सिंपल प्लस माइनस भी लेके बना सकते थे, लेकिन उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं थोड़े से डायरेक्शन को लेकर, तो आप इस तरह से हमेशा बढ़ें। आगे देखेंगे अभी जस्ट इसके बाद भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे 2 डायमेंशनल में, तो वहां पे सीन ज्यादा क्लियर होगा। इसी तरह स्टूडेंट सिमिलरली, ये पहले वाले बॉल के लिए था कि इसको कितना इंपल्स इंपार्ट होता है, सिमिलरली अब दूसरे वाले बॉल के लिए,
देख ही लेते हैं थोड़ा तेजी से। इम्पल्स जो दूसरे वाले बॉल के लिए हुआ, इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल 2, ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी, इसका मोमेंटम में डेल्टा P2, मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, अब इसका भी फाइनल मोमेंटम आप निकालिए, इसका भी इनिशियल मोमेंटम निकालिए। ध्यान दीजिएगा बॉल 2 के लिए फाइनल मोमेंटम mv2, तो mv2 इनिशियल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है, ध्यान दीजिएगा, तो भाई दूसरे वाले का इनिशियल मोमेंटम कितना है, m मास है, वेलोसिटी कितना है u2, तो mu2 सीधे लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर mv2, ध्यान दीजिएगा v2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसको लिखेंगे v2i लिखेंगे, क्लियर है, माइनस mu2, इसका मैग्नीट्यूड u2 हुआ, और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया माइनस आई वेक्टर। जो लोग भी वेक्टर की थ्योरी को पढ़े होंगे, मेरे वीडियोस को देखे होंगे, तो ऑब्वियसली आई होप कि कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से बहुत बार हम लोगों ने वेक्टर में वहां पे यूज किया है कि किस तरह से यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह यूज होगा, तो समझदारी इसी में है कि आप वेक्टर के साथ चलना सीखें। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं दिस विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल सिचुएशन हो जाएगा mv2 प्लस mu2, दिस विल बी I, क्लियर है। ऑब्वियसली mv2 u2 v1 u1 सबका वैल्यू सेम है, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका सेम वैल्यू आएगा, दिस विल बी 0.6I, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जो इंपल्स इम्पार्ट हुआ मतलब आपका जो चेंज इन मोमेंटम हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड, और इसका डायरेक्शन स्टूडेंट क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया, क्लियर है। मतलब दोनों को जो इम्पल्स जो हुआ है उसका डायरेक्शन अपोजिट है, ये माइनस आई वेक्टर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ और इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में इस बात को भी क्लियरली पूछ दिया जाता है कि दोनों के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है, दोनों का अलग अलग डायरेक्शन बताइए, तो प्लस माइनस लेके चलेंगे तो गलती होने के चांसेस होते हैं बहुत बार। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट, a cell of mass 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the cell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? Okay. स्टूडेंट सिचुएशन है कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई गन है, मान लेते हैं ये गन इस तरह से हम लोग बनाते हैं, गन इस तरह से बनाते हैं, ओके। अब इस गन से एक सेल ऑफ मास इतना इज फायर, एक सेल को क्या है फायर किया जाता है, सेल, ओके, नाउ लाइक दिस, इस सेल को क्या किए फायर किए, तो अ सेल ऑफ मास 0.020 किलोग्राम, ये जो सेल है स्टूडेंट इसका मास दिया हुआ है 0.02 kg, 0.02 kg, फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास 100 किलोग्राम, और ये जो गन है इस गन का भी मास दिया गया है, दिस इज 100 kilogram. If the muzzle speed of the cell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? Student, जब भी आप किसी सेल को, किसी बुलेट को आप फायर करते हैं गन से, तो आप समझ रहे हैं क्या होता है कि भाई अब ये जैसे ही आगे की ओर, मतलब इस पर इंटरनली आगे की ओर फोर्स लगा, इस पर इंटरनली आगे की ओर फोर्स लगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये सेल भी जो है गन पर पीछे की ओर फोर्स लगाता है, एंड ड्यू टू विच, इसी कारण से बहुत बार आपने शायद फील किया हो या आपने देखा हो या फिर आप जानते हो, थोड़ा सा जो आदमी गन जो होल्ड किया रहता है उस पर पीछे की ओर फोर्स लगता है, पीछे की ओर, ओके, यही कारण है, ये आगे की ओर इस पे फोर्स लगा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इस पे पीछे की ओर, तो इस पर पीछे की ओर फोर्स लगेगा, तो इसी को वही पूछ रहा है कि इसका कितना रिकॉइल, उसी को हम कहते हैं रिकॉइल स्पीड, कितना स्पीड से पीछे की ओर है, तो उसी को हम कहते हैं रिकॉइल स्पीड, जिसका कि स्टूडेंट हमें वैल्यू निकालना है, व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन का रिकॉइल स्पीड क्या होगा, ये पीछे की ओर होगा इसका, मान लिया ये गन का जो है रिकॉइल स्पीड vg, इसको लिख देते हैं g फॉर गन, ओके। वन थिंग स्टूडेंट, दूसरा चीज जो यहां पर दिया हुआ है मजल स्पीड, ये मजल स्पीड क्या होता है, मजल स्पीड ऑफ द सेल, मजल स्पीड ऑफ द सेल जो कि ये दिया हुआ है, सेल का मजल स्पीड ये कितना दिया हुआ है vs, s फॉर सेल, चलिए इसको लिखते हैं, तो दिस इज गिवन 80 मीटर पर सेकेंड
और ये रिक्वायर्ड स्पीड गन का हमें निकालना है। नो, मजल स्पीड का स्टूडेंट मतलब होता है, मजल स्पीड का मतलब होता है ये सेल का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू, ये जो मजल है इसके रेस्पेक्ट में इसका क्या वेलोसिटी है, उसी को हम कहते हैं मजल स्पीड, मजल वेलोसिटी। स्टूडेंट समझिएगा, अब क्या है कि मान लिया ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई जो पर्सन यहाँ से गन जो ये सेल को जो बुलेट को फायर किया है, ये पर्सन जो है अभी रेस्ट में है, ये पर्सन जो है अभी रेस्ट में है। क्लियर है, रेस्ट में। ऐसा भी तो सीन हो सकता है कि कोई पर्सन जो है या पुलिस किसी मान लो चोर का पीछा कर रहा है और दौड़ते फायर कर रहा है, उस केस में ये सेल जो है इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन अगर ये रेस्ट में रहेगा ऑब्वियसली हमसे पूछा जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमसे पूछा जा रहा है या आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कोई पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा है उससे पूछा जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि भाई इसका मजल स्पीड जो है इतना है, तो इसी के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो चूंकि हम मान के चल रहे हैं कि रेस्ट में है, तो जो मजल वेलोसिटी होगा, जो इसका मजल स्पीड होगा, वही स्पीड इस पर्सन के रिस्पेक्ट में होगा, वही स्पीड मेरे रिस्पेक्ट में होगा, वही स्पीड आपके रिस्पेक्ट में होगा। ऑब्वियसली मान के चल रहे हैं कि वीडियो आप बैठ के देख रहे हैं, दौड़ते हुए नहीं देख रहे हैं, तो सेम स्पीड होगा और इसका रिक्वायर्ड स्पीड हमें निकालना है। तो मजल स्पीड का यही मतलब है, इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ, मान के चल रहे हैं कि अभी ये रेस्ट कंडीशन में था इनिशियली। क्लियर है, दौड़ते हुए, हाँ अगर मान लिया दौड़ते हुए होता कि कोई पर्सन पीछा कर रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, दौड़ते हुए उस समय अगर इसका मजल स्पीड दिया होता तो फिर इसके रिस्पेक्ट में या मेरे आपके रिस्पेक्ट में फिर इसका वेलोसिटी सेल का निकालना होता कि भाई मजल स्पीड इसका इसके रिस्पेक्ट में इतना है, ये गन जो है जो पर्सन आदमी जो लेके दौड़ रहा है उसका एक्चुअल में उसका वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना है, तो फिर फाइनली सेल का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना होता। तो यहाँ पर चूंकि रेस्ट में है तो जो मजल इसका जो मजल वेलोसिटी होगा, जो मजल स्पीड होगा, वही स्पीड वही वेलोसिटी इस पर्सन या मेरे आपके रिस्पेक्ट में होगा, तो डायरेक्ट हम लोग उसको यूज कर लेंगे। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, समझ रहे हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे यूज होगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया, बुलेट जो फायर हुआ इसमें जो भी इंटरनल फोर्सेज के कारण ये बुलेट फायर हुआ, ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इसमें पीछे की ओर फोर्स लगाया, तो जो भी फोर्सेज जो एक्ट हो रहे हैं वो इंटरनल फोर्स एक्ट हो रहे हैं। मतलब कि हम यहाँ पे कहें कि भाई मोमेंटम जो है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा, जो शुरू में मोमेंटम था बाद में भी वही मोमेंटम होगा। क्लियर है, चलिए तो इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सिस्टम कहने का मतलब है ये जो पूरा सिस्टम है मतलब गन प्लस सेल इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो भाई शुरू में क्या है कि भाई रेस्ट में है, गन भी रेस्ट में है, सेल भी रेस्ट में है, दोनों का वेलोसिटी जीरो है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 u1 u2 सब जीरो जीरो, मतलब इनिशियल लीनियर मोमेंटम आप समझ रहे हैं जीरो है। क्लियर है, चलिए ऑब्वियसली इट वुड बी बेटर टू राइट इन टर्म्स ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख सकते हैं, कंसेप्ट विल बी क्लियर। तो फाइनल मोमेंटम, अब फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट क्या होगा, तो फाइनल मोमेंटम समझिएगा, फाइनल मोमेंटम सिस्टम का लिखना है तो ऐसा लिखते हैं कि हम पहले लिख देते हैं pg, मतलब फाइनली गन का क्या लीनियर मोमेंटम हो गया, प्लस फाइनली सेल एस फॉर सेल का क्या लीनियर मोमेंटम है, यही दोनों का लीनियर मोमेंटम ऐड करेंगे तो मेरा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम। क्लियर है, कांस्टेंट लीनियर यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ गन एंड सेल। यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा कि भाई ये जो सिस्टम है गन और सेल का उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होना चाहिए, तो सिस्टम है दोनों का ऐड करेंगे वो मेरा सिस्टम का फाइनल लीनियर मोमेंटम मिलेगा। यहाँ से स्टूडेंट ये जीरो हो गया। चलिए ये गन का लीनियर मोमेंटम फाइनली गन का मास कितना है, इनिशियल तो दोनों का जीरो ये हो गया, फाइनली गन का मास है 100 किलोग्राम, 100 इंटू, ध्यान दीजिएगा इसका लीनियर मोमेंटम, इसका रिक्वायर्ड स्पीड vg इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये vg और इसको -i लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो -i इसको लिख दिए, प्लस अब सेल का लिख रहे हैं, सेल का लीनियर मोमेंटम फाइनली, तो भाई सेल का मास कितना था mv होता है तो
0.02 इसका मास हो गया और इसका स्पीड कितना है, इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो इंटू 80 और इसको आई लिख देंगे जैसा कि पहले हम लोग किए। क्लियर है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, इसको अगर इस डायरेक्शन इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास सारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह का फाइनल एक रिलेशन आ जाएगा 100 इंटू वी जी इक्वल्स टू 0.02 इंटू 80। दिस इज वी जी इक्वल्स टू, जो कि हमें निकालना है 80/100, दिस इज 1.60, ठीक है, बाई 100, दिस इज 0.016 मीटर पर सेकेंड, 0.016। क्वेश्चन नंबर 90 स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं 0.016 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट। तो रिक्वायर्ड स्पीड कितना हो जाएगा, 0.016 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पीछे हो जाएगा। क्लियर है। स्टूडेंट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड व्हिच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल? मास ऑफ द बॉल इज गिवन 0.15 किलोग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 सिचुएशन है स्टूडेंट, सपोज कीजिए ये एक यहाँ पे कुछ प्लेयर्स जो है वो मान लिया क्रिकेट अपना ये कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कुछ ये बैट हम दिखा रहे हैं, इस तरफ से बॉल को थ्रो किया गया, बॉल को क्या किया गया, थ्रो किया गया कुछ सर्टेन स्पीड से मान लेते हैं, ठीक है। लेट दिस इज यू स्पीड से इसको थ्रो किया गया, बॉल को ध्यान दीजिएगा, यू स्पीड से इसको थ्रो किया गया। ओके, यू स्पीड से थ्रो किया गया, ये इसका स्पीड दिया हुआ है, दिस इज 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर kmph। ऑब्वियसली अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना चाहेंगे 1000 से मल्टीप्लाई किए तो किलोमीटर मीटर हो गया, 3600 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी इतना सेकंड हो गया, इतना आवर में, दिस इज 9 2 दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके चलिए, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बॉल को थ्रो किया गया। ये बैट्समैन जो है इस बॉल को क्या करता है, हिट करता है, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, ठीक है। और कितना एंगल से इसको डिफ्लेक्ट करता है, 45 डिग्री एंगल से। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर ये बैट नहीं होता तो सिंपल ये बॉल जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ऑब्वियसली विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इस तरह से वो चला जाता, इसी डायरेक्शन में वो चलते चला जाता विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। लेकिन क्या है कि यहाँ पर भाई बैट्समैन था, ये इसको हिट किया, कितना एंगल से इसको हिट कर दिया, तो 45 डिग्री एंगल से, मतलब कि जैसे ही ये बैट से बॉल को किक किया, बॉल को मारा, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में ये बॉल जो है मूव कर गया, इस डायरेक्शन में बॉल जो है मूव कर गया। क्लियर है। कितना एंगल से, 45 डिग्री एंगल से, 45 डिग्री एंगल से ये बॉल को डिफ्लेक्ट कर दिया। अगर बैट नहीं होता तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इधर जाता, अब ये चूंकि इसको हिट किया है तो ये 45 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली 45 डिग्री एंगल मतलब इस लाइन के साथ, चूंकि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये है, बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो 45 डिग्री एंगल डिफ्लेक्शन का मतलब लगता है कि भाई ये ऑब्वियसली दिस शुड बी, ये होना चाहिए 45 डिग्री इस एंगल के साथ, इस लाइन के साथ, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, लाइन ऑफ मोशन ये है, तो इस एंगल के साथ 45 डिग्री डिफ्लेक्ट, मतलब इसका डायरेक्शन एक्चुअल में ये होना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होगा ना भाई, जाहिर सी बात है, बैट्समैन जो है, बॉल उधर से आ रही है तो बैट्समैन इस साइड से खड़ा है, अपोजिट डायरेक्शन से खड़ा है, तो ये तो इसको हिट करेगा तो वापस उसी डायरेक्शन में हिट करेगा, इधर तो हिट करे नहीं कि वापस और उधर चले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपको ये एंगल दिया हुआ है, दिस इज 45 डिग्री। क्लियर क्वेश्चन। चलिए, तो इसका भी स्पीड ये कितनी सेम, मतलब स्पीड सेम रह जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, तो ये v का भी उतना ही वैल्यू है, v का भी इतना ही वैल्यू है। तो हमसे पूछा जा रहा व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, भाई कितना इंपल्स इम्पार्ट हुआ, तो सिंपल आप समझ सकते हैं, impulse imparted
to the ball simply this will be equal to change in its momentum। इसके मोमेंटम में, इसके लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज होगा, चेंज इन इट्स मोमेंटम डेल्टा p, एंड दिस विल बी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है? चलिए, फाइनल मोमेंटम, इसका मास कितना है, अच्छा मास तो दिया हुआ है ना, मास दिया हुआ है 0.15 किलोग्राम। चलिए, इसका मास दिया हुआ है जैसे 0.15 किलोग्राम। तो यहां से इसका फाइनल मोमेंटम, इसका फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, फाइनल वेलोसिटी v है, मास m है, तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, m भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम हो गया m भी। क्लियर है? चलिए, बाद में सबका वैल्यू पुट कर देंगे। बेसिक कंसेप्ट एकदम बिल्कुल ये पता होना चाहिए, एंड एकदम स्टिक वेक्टर के साथ चले, बेहतर होगा। इनिशियल मोमेंटम, इसका मास m है भाई, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m u। क्लियर है? चलिए, m ऐसा करते हैं, m को कॉमन ले लेते हैं, दिस इज v वेक्टर माइनस u वेक्टर। नाउ m, ध्यान दीजिएगा, ये v वेक्टर अब क्या है कि ऑब्वियसली इसको थोड़ा हम लोग इसको आई और जे में ब्रेक कर दे, आप समझ रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस से नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ टू डायमेंशनल केस, टू डायमेंशनल, ये प्लेन मोशन इन प्लेन का केस हो गया। तो अब क्या है कि इस वेक्टर को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहला पार्ट जो होगा इस डायरेक्शन में, ये इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी v cos 45 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी v sin 45 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, तो अब इसको जब हम लिखेंगे आई जे के फॉर्म में, तो आप समझ सकते हैं दिस विल बी v को हम लिख रहे हैं v cos 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, v cos 45 डिग्री, और ये किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो क्या लगाएंगे इसमें, माइनस आई। थोड़ा भी अगर दिक्कत है यूनिट वेक्टर को लेकर कि कैसे भी किसी वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बेहतर है वहां पे देख लें, क्योंकि ये सब चीज पीछा नहीं छोड़ने वाला है। चलिए ठीक है, इसका एक कंपोनेंट हुआ ये प्लस, ये भी हम क्या लिख रहे हैं, v के लिए लिख रहे हैं, v का लिख रहे हैं, और इसका एक कंपोनेंट इधर हो गया v sin 45 डिग्री, तो v sin 45 डिग्री, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ j वेक्टर, j का। क्लियर है? ये हम लिखे हैं v वेक्टर को, ये जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v जो है उसको हम ब्रेक किए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। चलिए ठीक है, दूसरा माइनस, ये माइनस साइन, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u भाई, तो u को लिख सकते हैं ना, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड u जो भी होगा, और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डायरेक्ट, तो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर क्या है, i है, तो माइनस ui। क्लियर है? अच्छा ध्यान दीजिएगा, v और u दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें v और u दोनों जब बराबर है, ठीक है, तो इसको ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा करते हैं। अच्छा चलिए, ये दिस इज माइनस cos 45 डिग्री का वैल्यू √2, तो माइनस v, सॉरी 1/√2, तो माइनस v/√2 i, चलिए ये माइनस i, ठीक है, प्लस v/√2 j, माइनस u की जगह v ही लिख देते हैं i। क्लियर है? चूंकि u इक्वल्स टू v, u और v दोनों का वैल्यू बराबर है 15 मीटर पर सेकेंड, v सारे में से कॉमन ले लेते हैं mv, so this will become what, माइनस 1/√2 i, ये हो जाएगा प्लस 1/√2 j, ये हो जाएगा माइनस i। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, m और v का वैल्यू आप रख सकते हैं, m का वैल्यू 0.15 एंड दिस इज 15। अच्छा अभी चलिए m ही रहने देते हैं, सो दिस विल बी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1, और ये कॉमन ले लिए दोनों, तो माइनस आई वेक्टर हो गया, इसको और इसको ले लिए माइनस आई, ठीक है, और ये हो गया प्लस 1/√2 j। क्लियर स्टूडेंट? अब बहुत ही आसान है स्टूडेंट, अब ये मोमेंटम का यहाँ से हम आसानी से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आई जे में लिखा गया, तो इसका मैग्नीट्यूड हम आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा m और v का अगर वैल्यू रखेंगे, m और v का वैल्यू, तो m का वैल्यू कितना है 0.15, तो 0.15 इंटू 15, और ये आपका हो गया 1/√2 प्लस 1 माइनस i प्लस 1/√2 j। ठीक है,
ये हो गया आपका 2.25 और ये तो ब्रैकेट में जो आपका है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड ध्यान दीजिएगा, इसीलिए डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकालने फाइनली क्या में निकाले हैं, ये वेक्टर के फॉर्म में निकाले हैं। तो भाई इसका मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड हमको किसका लिखना है, 2.25 को बाहर लिखते क्या, 2.25 और मैग्नीट्यूड इसका हमें फाइनली निकालना है। दिस इज 1/√2 प्लस 1 माइनस आई प्लस 1/√2 जे। और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं 2.25 इंटू रूट अंडर इतना का स्क्वायर 1/√2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1/√2 इतना का स्क्वायर। और सिंपली आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट इट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 दिस विल बिकम 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिंपल मैथ्स, नॉट फिजिक्स। फिजिक्स तो बहुत पहले खत्म हो गया, तो आपको इसको कैलकुलेट कर लेना। स्टूडेंट मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।